अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन असम्बली मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जनाब माजिद हुसैन साहब रुकन असम्बली हैदराबाद, साबिक़ा रुकन असम्बली जनाब वारिस पठान साहब, आदिल हसन साहब, यहाँ के ज़िला प्रभारी तालिब रसूल साहब, ज़िला सदर ज़फ़रुल बारी साहब, मोहतरम जनाब शान अली खां साहब, डॉक्टर समीउर रहमान, आसिफ अहसन, फैसल ख़ान, मुनन ख़ान, डॉक्टर राग़िब हसन साहब, फसीउज़्ज़मा खां साहब और मेरे तमाम मजलिस के मुअज़्ज़िज़ अरकान व मुहिबान मजलिस, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस सिलसिलाती धूप में, इस वसी मैदान में आज आप और हम जमा हुए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक इंतखाबी जलसे में। मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पिछले असम्बली के इलेक्शन में, इंतखाबात में आपने हमारे उस वक्त के उम्मीदवार मरहूम मसरूर आलम साहब को करीब 15,000 वोट आपने दिए थे, क्योंकि मैं उसके बाद पहली मरतबा आज यहाँ पर आपके दरमियान में आया हूँ। ये मेरा अखलाक़ी फ़रीज़ा है कि मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करूँ और मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मरहूम मसरूर आलम साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंदी अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम यही है कि भारत के संविधान में और भारत के आइन में जिस बात का जिक्र किया गया, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, जिसमें हमसे ये कहा गया कि अगर तुम आज़ादी, लिबर्टी चाहते हो, तुम इंसाफ, जस्टिस चाहते हो, तुम फ्रेटर्निटी, भाईचारगी चाहते हो, तो फिर आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। उसी संविधान में उसकी दफ़ा 14 ये कहती है कि भारत में सबको बराबरी के हुकूक़ मिलेंगे, हिस्सेदार बनाया जाएगा, जिसको हिंदी में सामंता कहते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियादी लड़ाई है। हम चाहते हैं कि हमको हमारा हिस्सा मिले, जो कमज़ोर और मज़लूम है उनको ताकतवर बनाया जाए, उनकी लीडरशिप बने, तभी जाकर वो अपने तमाम हुकूक़ को, अपने मुतालबात को मनवा सकेंगे। और पिछले 60-65 साल से मजलिस इसी काम पर लगी हुई है। हमको कहीं पर कामयाबी मिली, कहीं पर हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर अगर कामयाबी मिली तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आवाम से जो हमने वादे किए उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर हमको कामयाबी नहीं मिली तब भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मगर हम अपने हौसलों को पस्त होने नहीं देते। यही पैगाम मैं आज इस सरज़मीन पर बसने वाले गयूर अवाम को देने आया हूँ कि पिछले 5 साल पहले आप और हमने मिलकर बड़ी मेहनत की, हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर हमारे हौसले आज भी बुलंद हैं और कल भी रहेंगे। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप अपना एक वोट मजलिस के पतंग छाप के निशान पर बटन दबाकर अपने सियासी शऊर का सबूत देंगे। आज मसरूर आलम साहब हमारे दरमियान में नहीं है, मगर मजलिस को एक उम्मीदवार यहाँ से खड़ा करना है, तो मैं आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस विधानसभा से अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मेरे भाई जनाब शान अली खां साहब रहेंगे। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप तमाम मिलकर
आप तमाम मिलकर उनके लिए मेहनत करें, दुआ करें और उनको कामयाब करें, ताकि शेरघाटी के इन गरीब और मजलूम अवाम की आवाज़ बिहार की विधानसभा में गूंजे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि मजलिस ने एक ऐसे शख्स को अपना उम्मीदवार बनाया जिसने बहुत जुल्म को देखा। ज़ाती तौर पर उनके घर में जुल्म हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज शान अली और उनका पूरा परिवार ख़ानदान बहादुरी के साथ अवाम के दरमियान में खड़े होकर हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस के उम्मीदवार को अपनी दुआ और अपने वोटों से कामयाब और कामरान करें। वहीं पर मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, शेरघाटी का एक बहुत बड़ा मसला है। पिछले बार जब मैं आया था, शायद इसी मुकाम पर इलेक्शन की मीटिंग हुई थी, उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि राजद ने एक ऐसे उम्मीदवार को अपनी पार्टी में लाया है जिसका ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद से था, मगर आपने कुछ और फैसला लिया। और आज आप देखते हैं कि उस वक्त राजद और तमाम दूसरी सियासी पार्टियां कह रही थी कि ओवैसी को अगर वोट डालेंगे या मजलिस को वोट डालेंगे तो भाजपा जीत जाएगी। बताइए, क्या बीजेपी जीती या आपका उम्मीदवार जीता यहाँ से? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, राजद और उसके साथी पार्टियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को रोक सके। अगर तेजस्वी यादव और उस अलायंस के जिम्मेदार लोग वाकई में बिहार में दोबारा नरेंद्र मोदी की पार्टी के शख्स को मुख्यमंत्री बनाने से रोकना चाहते हैं, तो मैं आज फिर से कह रहा हूँ, आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाथ मिला लो। हम बिहार में मोदी को रोक देंगे, नीतीश कुमार को हरा देंगे। अगर आप हमारी इस पेशकश को कमजोरी की निशानी समझते हैं तो ये तुम्हारी नादानी है, ये तुम्हारा बचपना है, ये तुम्हारी वो दूरंदेशी तुम में नहीं है। और अगर इसका खमियाजा तुमको भी भुगतना पड़ेगा और कहीं ऐसा ना हो कि बिहार की जनता को पिछले 5 साल उन तमाम लोगों के जुल्म को सहना पड़े। मजलिस ने दिल खोल कर और पूरे इखलास के साथ लालू प्रसाद यादव साहब को और तेजस्वी यादव को खत लिख कर कहा कि आओ हमको सिर्फ 6 सीट दे दो। 5 हमारे विधायक एमएलए तो पिछली मर्तबा कामयाब हो चुके थे, बावजूद इसके कि हमारे 4 विधायक को राजद ने खरीद लिया। उन बेईमानों ने अपनी ज़मीर को बेचकर अवाम को धोखा किया। हमने आगे बढ़कर कहा कि आओ, मगर अगर वो इसकी कमज़ोरी की निशानी समझते हैं तो इसकी वो इनकी नादानी है। मगर मैं राजद के लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये हाथ जो तुम्हारे आगे बढ़े हैं दोस्ती के लिए, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये 19% अक़लियतें अपना हक मांग रही हैं। अगर तुम कमज़ोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ बड़े दराज हैं, तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शेरघाटी में सबसे बड़ा मसला है, जिला यहाँ पर बनना चाहिए। 4 विधानसभा यहाँ पर है। राजद के आपके विधायक को आपने कामयाब किया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, मगर शेरघाटी की जनता चाहती है कि यहाँ पर इसको जिला बनाया जाए, उसको नहीं बना सके। यहाँ के नौजवान के पास कोई नौकरी नहीं है। नीतीश कुमार ने, मोदी ने यहाँ के नौजवानों को, बल्कि बिहार के नौजवानों को इनकी बेरोजगारी उनका मुकद्दर बना दिया। आज आप देखते हैं कि पलायन होता है, हर नौजवान 17-18 साल का होता है तो उसको अपना घर छोड़कर हिंदुस्तान के कोने कोने में जाना पड़ता है ताकि गरीबी और मुफलिसी का इसका परिवार या वो खुद शिकार ना हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक ऐसे बादशाह की तरह है कि अगर कोई नौजवान पानी में डूब रहा है तो बजाय उसको पानी से निकाला जाए, ये दोनों उस पर पत्थर फेंक कर उसको जख्मी करते हैं, फिर उस पर बर्चे मारकर उसको जख्मी कर कर उसको तलवार उसके हाथ में देखकर उसको खींचते हैं। ये इनका तरीका है नौजवानों को बचाने का। यहाँ पर अस्पताल भी नहीं है,
यहाँ पर एक अस्पताल भी नहीं है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप जनाब शान अली खां को यहाँ से अपना विधायक बनाएंगे तो यकीनन किसानों से भी इंसाफ होगा, यहाँ पर एक बड़ा अस्पताल बनेगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये आपसे वादा कर रहा हूँ कि मजलिस आपसे वादा कर रही है कि आप यहाँ से अपने विधायक को कामयाब करिए। शान अली खां को एक 17 आवाज़ हॉस्टल बनाया जाएगा अक़लियती बच्चों के लिए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जानता हूँ यहाँ पर माफिया भी है, और एक माफिया है लाल पानी का, शराब का एक माफिया है, बालू माफिया है, और एक सियासी माफिया है। ये सियासी माफिया सबसे ज़्यादा मुज़ीर है। ये सियासी माफिया शेर घाटी के गयूर अवाम को और बिलखुसूस हमारे नौजवानों को समझता है कि इनकी कोई हैसियत नहीं है। इनकी हैसियत इतनी है कि इनसे वोट लो और इनको भूल जाओ। मैं उस सियासी माफिया से कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार शेर घाटी का नौजवान, अब की बार शेर घाटी की हमारी माँ और बहनें, अब की बार हमारी शेर घाटी की बुजुर्ग तुम्हारी दुकान को बंद करके उसको ताला लगाकर उसको पानी में फेंक देंगे, नदी में, क्योंकि ये सियासी माफिया आपको हमेशा इस्तेमाल करता है और इलेक्शन के बाद आप तमाम को भूल कर चले जाते हैं। आज वक्त आया है कि हम विधानसभा के चुनाव में इस सियासी माफिया को पतन छाप के निशान पर बटन दबाकर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। बीजेपी को और नीतीश कुमार को रोकना है, हर तरीके से रोकना है, जमहूरी तरीके से। क्या आप इस बात को सच नहीं मानते कि आज रिश्वत का बाजार बहुत गर्म है, भ्रष्टाचार इतना गर्म है कि शेर घाटी में जनता कहती है कि गवर्नमेंट का दफ्तर यानी रिश्वत का सेंटर बन चुका है। अगर कोई म्यूटेशन कराने जाता है तो उसको कम से कम 1600 रुपये से 3000 देना पड़ता है। रजिस्ट्री कराने जाता है तो उसको 3000 रुपये लगते, वरना जांच हो जाती है। आवास योजना चाहिए, रिश्वत दो। पेंशन चाहिए, रिश्वत दो। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर बोलते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में जो कुछ हो रहा है मेरे कान को नहीं सुनाई देता, मेरे आंख को दिखाई नहीं देता। ये रिश्वत का बाजार पूरा गर्म है बिहार में। 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश कुमार की कमजोर और बकवास सरकार 20 साल के बाद आज कह रही है कि हम 10,000 रुपये महिला के अकाउंट में डालेंगे। आपको मालूम शेर घाटी में ये जो करप्शन गवर्नमेंट के दफ्तर में होता है, कम से कम एक दिन का करप्शन 15 से 20 लाख रुपए का होता है। अब 5 साल में, एक साल में 365 दिन, हिसाब लगा लो आप, एक दिन 10 से 15 लाख की रिश्वत ली जाती है। और 5 साल के बाद, बल्कि 20 साल की सत्ता के बाद नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के कहते हैं कि भाइयों बहनों हमने 5 साल दबा के लूटा, अब आपको 10,000 रुपये देते हैं वापस। ये इनका मकसद है। और फिर आप जानते हैं कि शेर घाटी में क्या क्या नहीं हो रहा है, बल्कि आपको एक लिस्ट बनाकर लाया हूं मैं। यहां पर आप देखते हैं कि अक्टूबर 2025 में एक 24 साला दीपक को गोली मारकर नया बाजार रजिस्ट्री ऑफिस में हत्या कर दी गई। सिर्फ 30 मीटर दूर पुलिस स्टेशन था और हजरत पुलिस आराम से सो रही थी। हजरत पुलिस आराम से सो रही थी और ये बेचारा 24 साला दीपक को गोली मारकर हत्या कर दी। और बाद में हत्या करने वाले उसी के रिश्तेदार ने हजरत पुलिस को जाकर कहा कि भैया हम आ गए, हमको गिरफ्तार कर दीजिए। फिर उसके बाद आइए आप जुलाई 2025 में एक रिटायर्ड डॉक्टर तपेश्वर सिंह को स्कूटर मोटरसाइकिल पर जाने वाले लोगों ने गोली मार दी। मालूम हुआ कि प्रॉपर्टी का, जायदाद का झगड़ा था, नीतीश कुमार को खबर नहीं। फिर जनवरी 2025 में रमा कॉलोनी शेर घाटी में बम ब्लास्ट हुआ, बम बनाते हुए लोगों को, इसका किसी को हजरत पुलिस को पता नहीं। फिर एक 6 साल की बच्ची
2024 में उसको किडनैप किया गया, उससे बदसलूकी की गई उस बच्ची को, और मुरहार नदी में उचिरवन गांव में उसकी लाश मिली। बताइए क्या हो रहा है। फिर आप देखिए, बम बना रहे थे 2025 में काशनार गांव में, 60 बम बना रहे थे। ये क्या कर रही है यहाँ की सरकार। और फिर सैलाब आता है, जैसा कि 2025 के मानसून में गोपालपुर, पलहाट, कुबड़ी में पूरा गांव पानी में डूब चुका है, कलवट बह चुके हैं, यहाँ पर लोग जा नहीं सकते। ये हाल शेर घाटी का है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। जीटी रोड और अंदर के गांव जो है शेर घाटी ब्लॉक में रोड ही नहीं है। फिर आप अस्पताल माशाल्लाह जितना बोले उसके बारे में कम है। लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र कर दिया, और हर चीज में आप देखते हैं कि किसानों का, उनकी फसल का नुकसान हो रहा है, इसका कोई पैमाना नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल आपकी विधानसभा का है। अब आप अंदाजा लगाइए पूरे बिहार में क्या हो रहा होगा। इसके बावजूद भी अगर हम नीतीश कुमार और बीजेपी को नहीं रोकेंगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान बिहार की जनता को होगा, सेकुलरिज्म को होगा, हमारे संविधान को होगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे शर्मनाक हरकत हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट में हुई कि एक शख्स जिसका नाम रोशन राकेश किशोर था, इसने चीफ जस्टिस के इजलास में कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस के सामने जूता उतार कर फेंक दिया उसके कोर्ट में। इसका नाम क्या था? राकेश किशोर। हमारे भारत की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो दूसरे दलित जज हैं। मैं हमारे दलित भाइयों को पैगाम देना चाह रहा हूं, हमारे अंबेडकरवादी आइडियोलॉजी को मानने वालों को पैगाम दे रहा हूं, जो बाबा साहेब अंबेडकर को मानते हैं उनको पैगाम दे रहा हूं, उन भारत के नागरिकों को जो संविधान को मानते हैं उनको पैगाम दे रहा हूं। ये तारीखी सरजमीन में खड़े होकर बोल रहा हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में एक शख्स अपना जूता उठाकर चीफ जस्टिस के कोर्ट में फेंकता है। मेरे भाई आप बताइए क्या हो रहा है। और जब उस शख्स ने नारा क्या लगाया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इजलास में नारा क्या लगाया कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उसने नारा लगाया और अपनी जेब से उसके कागज भी निकला, उसमें लिखा था कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम मोदी से पूछना चाह रहे हैं, मोहन भगवत से पूछना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार से पूछना चाह रहे हैं, बताओ इस शख्स में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इजलास में जाकर जूता उठाकर भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ फेंके। नरेंद्र मोदी 11 साल आपके प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस तरह का जहर फैला दिया आपने। इसको हिम्मत कैसा हुई इस राकेश किशोर को? इसको ताकत कहां से मिली? इसने क्यों लिखा ये कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान? बताओ मोदी जी, क्या आपकी सरकार और आपकी पॉलिसियां जिम्मेदार नहीं है? जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कोई फैसला नहीं दिया, कुछ बात नहीं कि एक ओरल ऑब्जर्वेशन था उनका, मगर इसको तकलीफ हुई इस राकेश किशोर को। इसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इजलास में आकर जूता उठाकर फेंक दिया। उसको अब तक गिरफ्तार नहीं करी पुलिस। अगर उसका नाम असद होता तो अब तक मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता। नाम क्या था? राकेश किशोर। ऊपर वाले हैं, बड़े लोग हैं, हम कमतर हैं। सुनो मेरे दलित भाइयों, चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, मगर मैं बड़ी इज्जत के साथ चीफ जस्टिस के इस फैसले को नहीं मानता, क्योंकि सवाल आप पर जूता फेंकने का नहीं है। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि दलितों को पीटा जाता है, मारा जाता है, मूंछ अगर रखते हैं या अगर घोड़े पर बैठकर अपनी बारात निकालता है तो नहीं निकालने दिया जाता।
चीफ जस्टिस ने कंप्लेन नहीं की, हम मानते हो सही नहीं था, मगर दिल्ली पुलिस को क्या हुआ? दिल्ली पुलिस 100 मोटो एक्शन ले सकती। और मैं आपको बता रहा हूं, देश को बता रहा हूं, जब हमारी संसद पार्लियामेंट में 2 नौजवान कूद गए संसद में, याद है, कूदे थे, कूदने के बाद एक धुआं उन्होंने छोड़ा, उन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाया गया। भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली की पुलिस आपके मातहत आती है और आप खाली एक बयान दे दिए, ये बहुत गलत हुआ। अरे आपको तो ये करना चाहिए था कि आप उस शख्स पर जिसका नाम राकेश किशोर है उस पर यूएपीए लगाते। यूएपीए लगाते, पुलिस खुद से कंप्लेन कर सकती है। अगर उसका नाम राकेश किशोर नहीं होता, उसका नाम असद होता, क्या करते पुलिस, बीजेपी वाले? उसको बोलते उठाओ, कनेक्शन वहां से है, पड़ोसी मुल्क से आया, आईएसआई, आईसिस, क्या क्या खोलते थे। और यह शख्स कह रहा है कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी जी, फर्क उसमें और दूसरों में यह है कि जिस जगह पर मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, कोर्ट का फैसला आया कि किसी ने नहीं तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि मस्जिद तुम्हारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रिपल तलाक के बारे में आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई चीजों पर आया। हालिया यही सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया वक्फ कानून के ऊपर, जिससे हमको नुकसान होगा, मस्जिदों को नुकसान होगा। मगर जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान को मानते, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, यह फैसला गलत है। क्या हमने धर्म का नाम लेकर किसी पर जूता उठाया? बताओ ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ताकत बख्श दी। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में जहर उगल दिया गया। ये वो लोग हैं, आज भी राकेश किशोर बोलता है कि मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जूता उठाकर फेंका। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? इंसाफ की जगह पर इस तरह की हरकत हो रही है और दिल्ली की पुलिस उसको गिरफ्तार भी नहीं करती। मुबारक हो तुम्हारी बहादुरी पर, मुबारक हो कि तुम खामोश बैठे हो। अरे अगर चीफ जस्टिस कंप्लेन नहीं करते तो तुम तो एक्शन ले सकते थे, लेकर जाते हो उसको। उत्तर प्रदेश में बच्चों को पकड़ा जाता है, पीटा जाता है और पुलिस की गाड़ी से उतारकर उनको बोलते हैं कि कान पकड़कर माफी मांगो, क्योंकि उसका नाम राकेश किशोर है। क्या तुम्हारा बाप लगता वो? तुम्हारा ससुरा लगता वो कि तुम उस पे केस नहीं बुक करते? और कोई पोस्टर उठाता है तो 1300 लोगों पे केस बुक हो जाता है, 40 गिरफ्तार हो जाते। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में जूता फेंकता है और ये लोग कोई केस रजिस्टर नहीं करते, पकड़ना तो दूर की बात। ये इंसाफ है, ये हमारे मुल्क का माहौल है, जिस देश के लिए हमने और आपने क्या क्या हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। दलितों को रुसवा करने की कोशिशें की जाती है। हम दलित भाइयों से कह रहे हैं कि पहचानो इन लोगों को। बीजेपी तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, मोदी तुम्हारा हमदर्द नहीं बन सकता। भारत की तारीख का दूसरा दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वालिद जो थे, उनके वालिद, जब बाबा साहेब अंबेडकर ने हिंदुइज्म को छोड़कर नागपुर में बौद्ध मजहब को इख्तियार किया तो उनके वालिद साथ थे बाबा साहेब अंबेडकर के। मेरे भाई, ये हालात हैं वतन अजीज के। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। राजद की जो आज की लीडरशिप है वो नादान है, दूरअंदेशी उनमें नहीं है। वो समझ रहे हैं कि अपने ताकत पे सब कुछ कर लेंगे। अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। तुम अगर सबको उसका हिस्सा दोगे, तुम बराबरी की बात करोगे,
तो बीजेपी और मोदी को रोका जा सकता है। हम बिहार में आज भी कह रहे हैं, मगर मेरे भाई कल जब नतीजे आएंगे आप गवाह रहना कि मजलिस ने कोशिश की थी, इन लोगों ने हमारी बात को नहीं माना। हम इनको पुकार पुकार कर कह रहे थे। मेरी पार्टी के मरहूम सदर कहते थे कि मजलिस वो पार्टी है जो हवाओं को सूंघ कर बोलती है कि सैलाब आने वाला है। हम में और उनमें फर्क ये है कि हम देख रहे हैं कि तूफान आने वाला है, और ये लोग पानी से भीग कर कहेंगे कि हाँ अब सैलाब आ गया। जब बहुत देर हो जाएगी याद रखो, जब बहुत देर हो जाएगी याद रखो। मुझ पर इल्जाम लगाते, आज से 1 महीना पहले नायब सदर जमहूरिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ। मैंने किसको वोट दिया बताओ? मैंने इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को वोट दिया। हमारी रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुझसे कहा, ओवैसी भाई साथ दो। उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। मैंने जाकर उनको वोट दिया। जब क्या था मैं, जब तुमको वोट की जरूरत थी तो मैं दूध का धुलावा हो गया। आज जब मैं इन गरीब और मजलूमों को लीडर बनाना चाहता हूं तो मैं बुरा हो जाता हूं। सुनो शेर घाटी के नौजवानों बुजुर्गों, मैं हैदराबाद से पहले भी तो आपके दरमियान में आया था, आज भी आया हूं और कल भी आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ तुम्हारे वोटों के लिए, इलेक्शन के लिए नहीं आ रहा हूं। मैं इसलिए आ रहा हूं कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी जिंदगी को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम नेता बनो, तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो। मैं चाहता हूं कि तुम कायद बनो। मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हारे सामने, तुम्हारे आगे पीछे दौड़े और जिंदाबाद के नारे मजलिस के और तुम्हारे लगाएं। मैं हैदराबाद से इसलिए यहां पर नहीं आ रहा हूं कि कोई हैदराबादी को शेर घाटी से खड़ा करूं। मैं हैदराबाद से यहां इसलिए नहीं आ रहा हूं कि तुम्हारे वोट को लेकर अपने जमीर का सौदा खुदा ना खास्ता कर लूं। वैसे दुनिया में कोई ऐसा मैका लाल पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। मैं यहां पर इसलिए आया हूं शेर घाटी के मेरे गयूर नौजवानों बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों के आपको इंसाफ मिले। मैं इसलिए आ रहा हूं कि इंसाफ मिलना चाहिए। जो यहां पर मसाइल हैं इस विधानसभा में वो खत्म होने चाहिए। यहां पर नफरत का खात्मा होना चाहिए। यहां पर पूरे समाज को मिलकर आराम से, इत्मीनान से रहना चाहिए। मैं इसलिए आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा आने का मकसद सिर्फ यही है कि आपकी लीडरशिप बने। भारत के संविधान बनाने वालों ने हमसे कहा था, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि तुम अगर इंसाफ चाहते हो, तुम अगर भाईचारगी चाहते हो, तुम अगर आजादी चाहते हो तो वोट लो और नेता बनो। वोट लो और नेता बनो। याद रखो, किसी एक शख्स के लिए, खानदान के लिए 60 साल तक आप एक पार्टी को वोट डालते आए हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर जितना हमने धोखा खाया किसी ने नहीं खाया। फसादात हुए, बर्बाद हुए, खानदान के लोग कट गए, फिर भी हमने कहा नहीं अब डालेंगे वोट सेक्युलरिज्म की बका के लिए। बताओ बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जब आप मतदान के दिन, हक राय दही के दिन वोट डालने जाएंगे, आप अपने चेहरे को मत देखो, इन बच्चों के चेहरों को देखो। आप इनके मासूम आंखों को देखो। उनके ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करने के लिए आपको मजलिस को वोट डालना पड़ेगा। हमारे बुजुर्गों को मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि आपने अपनी भरी जवानी इन जालिमों के लिए खपा दी जो पटना में बैठकर हम पर जुल्म करते हैं। अब इन बच्चों की खातिर आपको अपनी लीडरशिप को बनाना। और अगर कोई कहता है मजलिस किसी मजहब के खिलाफ है, तो चुनाव से पहले किसी एक जगह बता दो, तुम लाखों के मजमे का ला लो, मैं अकेले आऊंगा, बहस कर लेंगे, तुम 5 मिनट ठहर नहीं सकोगे। मैं किसी मजहब के खिलाफ था ना कभी रहूंगा। हाँ, मैं मुसलमान हूं और सच्चा मुसलमान वो है जो किसी मजहब के खिलाफ नहीं हो सकता। मैं नहीं हूं। अगर मैं कमजोरों को ताकतवर बनाने की बात करना जुर्म है, अगर मजलूमों को ताकत इंसाफ दिलाना जुर्म है, तो सुनो पटना में बैठकर जुल्म करने वालों,
दिल्ली में बैठकर जुल्म करने वालों, मैं ये जुर्म जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं करूंगा ये जुर्म। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आखिर में आपसे अपील है कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। हमारे मुकद्दर के फैसले रब्बे कायनात करने वाला है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, बल्कि हमको जुस्तजू करना है, मेहनत करना है, कुर्बानियां देना है, आगे बढ़ना है, अपने हक को हासिल करना है। याद रखो, कोई तुम्हारे हक को लाकर तश्तरी में रखकर तुमको नहीं देगा। तुमको इतने ताकतवर बनना है और तुम बनोगे इंशाअल्लाह ताला कि तुम अपने ताकत की कुव्वत पर अपने हक को छीन कर लाओगे पटना से इंशाअल्लाह। यह आपको करना है, याद रखो। बहुत मीठी मीठी बातें हो गई हैं, बहुत से मीठी मीठी बातें हो चुकी है। कोई टुट्टा शायर आता है, कोई कलाम पढ़ता है, वाह 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 हो गया। मेरे भाई, ये दुनिया है, दुनिया जन्नत नहीं है, दारुल अमल की जगह है। ये दारुल अमल की जगह है, यहां पर मेहनत करना पड़ेगा। और अगर हौसला हासिल करना है, अगर किसी के दिल में ये बात पैदा हो रही है कि कैसा ये क्या शख्स क्या बात कर रहा है, कैसे हमको कामयाबी मिलेगी, तो गाजा की तरफ नजर उठाकर देख लो। गाजा की तरफ नजर उठाकर देख लो। 65,000 मर गए, मगर बच्चा भी बोलता है कि हम मरने तैयार हैं, मगर झुकने तैयार नहीं है। तो अपने हिम्मतों को बुलंद रखिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए और मुत्तहिद रहिए। 16,000 मिले, 16,000 15,000 आपने वोट डलवाए। अगर आप और एक 40,000 डलवा देंगे तो आपका विधायक होगा शेर घाटी से इंशाअल्लाह ताला। आप पूरी मेहनत करेंगे, आप कोशिश करेंगे, डरेंगे तो नहीं ना, किसी से भी नहीं डरना है मेरे भाई। जिंदगी एक ही बार, जिंदगी में कोई मरता है तो एक ही मर्तबा मरता है, एक ही मर्तबा, बार बार नहीं मरते। एक ही जिंदगी है और आप एक गैयोरों की तरह जिंदगी गुजारे। मैं जानता हूं आपकी तारीख को, मैंने तुम्हारे बहादुरी के अफसाने कहानियां मैंने सुनी अपने बड़ों की जबान से। तुमको अपने बुजुर्गों की उस बहादुरी को जिंदा करना है। तुमको बताना है कि हमारे बुजुर्ग तो जिंदा नहीं है, मगर उनकी कुर्बानियों से हम उनको जिंदा रखेंगे, बुज़दिली से नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आओ एक अहद ले लो कि मतदान के दिन यहां पर आपका एक एक वोट पतंग छाप पर बटन दबेगा, बटन दबेगा पतंग छाप पर। आप अपने इत्तेहाद को मजबूत रखेंगे, मोदी नीतीश कुमार को हराएंगे, राजद को सबक सिखाएंगे। सिखाइए सबक। विश्व हिंदू परिषद की उम्मीदवार को लाकर खड़ा करके जिता दिया, विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी के उम्मीदवार को लाके खड़ा कर दिया। आज हम आपको एक बेहतरीन उम्मीदवार दिए हैं। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि शान अली खान को आपको कामयाब और कामरान करना है, तो लगाइए मेरे साथ नारा, शान अली खान जिंदाबाद, शान अली खान जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप। अस्सलाम वालेकुम।